नमस्कार, मैं हूं रणजीत और आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं स्टोरी विथ रणजीत। यह वीडियो 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये गोधूली भाग 2 यानी हिंदी विषय है और चैप्टर है 9 यानी चैप्टर का नाम है, अध्याय का नाम है अविन्यो। अविन्यो एक ललित रचना है। ललित रचना का मतलब होता है कि जिस अध्याय को आप पढ़ रहे हैं उसमें आपको रस मिलेगा, आनंद मिलेगा, पढ़ने में आपको एक अलग अनुभूति प्राप्त होगी। तो आइए आज मैं आपको सुनाता हूं 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए यह अध्याय अविन्यो, जिसके लेखक हैं अशोक वाजपेयी। एक प्रसिद्ध लेखक अशोक वाजपेयी, पहले हम उनके बारे में जानते हैं। ये अविन्यो लिखने का उनका उद्देश्य क्या है, कहां लिखे हैं, ये सब इसमें मिलेगा। आपको सुनेंगे, पढ़ेंगे तो आपको जरूर प्राप्त होगा। तो आइए सुनते हैं अशोक वाजपेयी जी के बारे में और फिर हम मूल विषय जो अविन्यो है उस पर हम जानकारी लेंगे, चर्चा करेंगे। अशोक वाजपेयी का जन्म 16 जनवरी 1941 ईस्वी में दुर्ग छत्तीसगढ़ में हुआ, किंतु उनका मूल निवास सागर मध्य प्रदेश है। इनकी माता का नाम निर्मला देवी और पिता का नाम परमानंद वाजपेयी है। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सागर से हुई। फिर सागर विश्वविद्यालय से उन्होंने बीए और सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली से अंग्रेजी में एमए किया। उन्होंने वृत्ति के रूप में भारतीय प्रशासनिक सेवा को अपनाया। वे भारतीय प्रशासनिक सेवा के कई पदों पर रहे और महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति पद से सेवानिवृत्त हुए। संप्रति वे दिल्ली में भारत सरकार की कला अकादमी के निदेशक हैं। अशोक वाजपेयी की लगभग 3 दर्जन मौलिक और संपादित कृतियां प्रकाशित हैं। शहर अब भी संभावना है, एक पतंग अनंत में, तत्पुरुष कहीं नहीं वहीं, बहुरी अकेला, थोड़ी सी जगह, दुख चिट्ठिरसा है आदि उनके कविता संकलन है। फिलहाल कुछ पूर्वग्रह, समय से बाहर, कविता का गल्प, कवि कह गया है आदि उनकी आलोचना की पुस्तकें हैं। उनके द्वारा संपादित पुस्तकों की सूची भी लंबी है। तीसरा साक्ष्य, साहित्य विनोद, कला विनोद, कविता का जनपद, मुक्तिबोध, शमशेर और अज्ञे की चुनी हुई कविताओं का संपादन आदि। उन्होंने कई पत्रिकाओं का भी संपादन किया है, जिनमें समवेत, पहचान, पूर्वग्रह, बहुवचन, कविता एशिया, समास आदि प्रमुख है। अशोक वाजपेयी को साहित्य अकादमी पुरस्कार, दयावती मोदी कवि शेखर सम्मेलन, फ्रेंच सरकार का ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ क्रॉस 2004 सम्मान आदि प्राप्त हो चुके हैं। सर्जक साहित्यकार अशोक वाजपेयी द्वारा रचित प्रस्तुत पाठ यानी जिस पाठ को अभी हम पढ़ेंगे, जानेंगे इस वीडियो में, उसके बारे में लिखते हैं कि प्रस्तुत पाठ में एक संश्लिष्ट रचना धर्मिता की अंतरंग झलक है। यह पाठ उनके अविन्यो नामक गद्य और कविता के सृजनात्मक संग्रह से संकलित है। इसी नाम के संग्रह में उनकी सृजनात्मक गद्य की कुछ रचनाएं और कविताएं हैं, जिनमें से दोनों विधाओं की 2 रचनाओं के साथ पुस्तक की भूमिका में किंचित संपादित रूप में यहां प्रस्तुत है। अविन्यो दक्षिण फ्रांस की एक मध्ययुगीन ईसाई मठ है, जहां लेखक ने 21 दिनों तक एकांत रचनात्मक प्रवास का अवसर पाया था। यानी अविन्यो जिसके बारे में हम पढ़ेंगे वह फ्रांस का एक मध्ययुगीन ईसाई मठ है, इसलिए थोड़ा नाम भी अटपटा लग रहा होगा, हम लोगों के लिए है, लेकिन ये एक जगह का नाम है और वह है फ्रांस में। प्रवास के दौरान लगभग प्रतिदिन गद्य और कविताएं लिखी गई।
इस तरह हिंदी ही नहीं, भारत से भिन्न स्थान और परिवेश के एकांत प्रवास में एक निश्चित स्थान और समय से अनुबंध मानस के सृजनात्मक अनुष्ठान का साक्षी यह पाठ एक वैश्विक जागरूकता और संस्कृति बोध से परिपूर्ण रचनाकार के मानस की अंतरंग झलक पेश करते हुए यह दिखाता है कि रचनाएं कैसे रूप आकार ग्रहण करती हैं। कोई भी रचना महज एक शब्द व्यवस्था भर नहीं होती। उसकी निर्माण प्रक्रिया में रचनाकार की प्रतिभा, उसके जटिल मानस के साथ स्थान और परिवेश की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है। तो ये अशोक वाजपेयी जी के बारे में है, और अवेन्यू जो अभी हम ललित रचना पढ़ेंगे उसके बारे में है। तो आइए हम सीधे अपने अध्याय पर चलते हैं। अवेन्यू। लगभग 10 बरस पहले पहली बार अवेन्यू गया था। दक्षिण फ्रांस में रोन नदी के किनारे बसा एक पुराना शहर है, जहां कभी कुछ समय के लिए पोप की राजधानी थी और अब गर्मियों में फ्रांस और यूरोप का एक अत्यंत प्रसिद्ध और लोकप्रिय रंग समारोह हर बरस होता है। उस बरस वहां भारत केंद्र में था। पीटर ब्रुक का विवादास्पद महाभारत पहले पहल प्रस्तुत किया जाने वाला था और उन्होंने मुझे निमंत्रण भेजा था। पत्थरों की एक खदान में अवेन्यू से कुछ किलोमीटर दूर वह भव्य प्रस्तुति हुई थी, सच्चे अर्थों में महाकाव्यात्मक। कुछ दिनों और ठहरा रहा था। कुमार गंधर्व आए थे और उन्होंने एक आर्क बिशप के पुराने आवास के बड़े से आंगन में गाया था। एक बंदिश भी याद है, द्रुम द्रुम लता लता। इस समारोह के दौरान वहां के अनेक चर्च और पुराने स्थान रंग स्थलियों में बदल जाते हैं। रोन नदी के दूसरी ओर अवेन्यू का एक और हिस्सा है जो लगभग स्वतंत्र है। नाम है विलन्नवा ला अवेन्यू, अर्थात अवेन्यू का नया गांव, या शायद कहना चाहिए नई बस्ती। वहां दरअसल फ्रेंच शासकों ने पोप की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किला बनवाया था। उसी में कार्थूसियन संप्रदाय का ईसाई मठ बना ला शत्रुज। 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक उसका धार्मिक उपयोग होता रहा। यह संप्रदाय मौन में विश्वास करता है, सो सारा स्थापत्य एक तरह से मौन का ही स्थापत्य था। क्रांति होने पर इस स्थान और उसकी सभी इमारतों पर साधारण लोगों ने कब्जा कर लिया और वे उसमें रहने लगे। इस सदी की शुरुआत में तो ला शत्रुज के जीर्णोद्धार की शुरुआत हुई और धीरे धीरे अधिकांश पुराने स्थानों और इमारतों को वापस खरीदकर उनका बहुत संवेदनशील और सुदृढ़ जीर्णोद्धार कर उन्हें यथासंभव पहले जैसा करने का सफल कोशिश की गई। उसे एक संरक्षित स्मारक बनाए रखकर भी उसमें एक कला केंद्र की स्थापना की गई। यह केंद्र इन दिनों रंगमंच और लेखन से जुड़ा हुआ है। रंगकर्मी, रंग संगीतकार, अभिनेता, नाटककार आदि वहां आते हैं और पुराने ईसाई संतों के चैम्बर्स में कुछ अवधि के लिए रहकर सारा समय अपना रचनात्मक काम करने में बिताते हैं। 2-2 कमरों के चैम्बर सुसज्जित हैं। उसमें फर्नीचर 14वीं सदी जैसा है, पर सर्वथा आधुनिक रसोई घर और नहान घर हैं। एक अत्याधुनिक संगीत व्यवस्था भी है। चैम्बरों के मुख द्वार कब्रगाह के चारों ओर बने गलियारों में खुलते हैं, पर पीछे आंगन भी है और पिछवाड़े से एक दरवाजा भी। सप्ताह के 5 दिनों में शाम को सबको एक स्थान पर रात का भोजन करने की सुविधा है। बाकी हर दिन का नाश्ता और दोपहर का भोजन अपनी सुविधा से, जहां चाहे वहां, अपने ही चैम्बर में खुद बनाकर। दिन में औसतन 51 सैलानी यह जगह देखने आते हैं। अन्यथा बेहद शांत और नीरव स्थान है। विलन्नवा एक छोटा सा गांव है जहां एक पुस्तकों पत्रिकाओं की दुकान, एक डिपार्टमेंटल स्टोर, एक कब्रगाह, कई रेस्तरां और बार आदि हैं। अवेन्यू और आसपास के अन्य शहरों कस्बों से बस व्यवस्था सुलभ है।
फ्रेंच सरकार के सौंदर्य से ला शत्रुज में रहकर अपना कुछ काम करने का एक न्योता मुझे पिछली गर्मियों में मिला था, तब नहीं जा पाया था। यूं अवधि तो 1 महीने की थी, पर इतना समय निकालना कठिन था, सो कुछ 19 दिन वहां रहा। 24 अक्टूबर से 10 नवंबर 1994 की दोपहर तक अपने साथ हिंदी का टाइपराइटर, 3-4 पुस्तकें और कुछ संगीत के टेप्स भर ले गया था। यह टेप्स जो टेप हुआ करता था, अभी तो मोबाइल में गाने सुनते हैं, संगीत सुनते हैं, कई व्यवस्था है जो अभी आप सुन लेते हैं, लेकिन उस जमाने में जिस समय ये लिखा गया और जिस समय ये गए, यानी 1994 की बात है, तो उस समय टेप ही रखना बड़ी बात थी। सिर्फ अपने में रहने और लिखने के अलावा प्रायः कुछ और करने के लिए व्यवस्था न होने का जीवन में यह पहला ही अवसर था। इतने निपट एकांत में रहने का कोई अनुभव नहीं था। कुछ 19 दिनों में 35 कविताएं और 27 गद्य रचनाएं लिखी गई। अवेन्यू फ्रांस का एक प्रमुख कला केंद्र रहा है। पिकासो की विख्यात कृति का शीर्षक है ला मादामोजेल द अवेन्यू। कभी अति यथार्थवादी कवित्री आंद्रे ब्रेंता, रेने शाह और पाल एलुआर ने मिलकर लगभग 20 संयुक्त कविताएं अवेन्यू में साथ रहकर लिखी थी। ला शत्रुज के निदेशक ने जब इस पुस्तक की सामग्री देखी थी तो उन्हें इतनी अल्पावधि में इतने काम पर अचरज हुआ था। अचरज मुझे भी कम नहीं है। वे सुंदर, निविड़, सघन, सुनसान दिन और रातें भी भय, पवित्रता और आसक्ति से भरी हुई। यह पुस्तक उन सबकी स्मृति का दस्तावेज है। अवेन्यू को उसी के एक मठ में रखकर लिखी गई कवि परिणति भी। हर जगह हम कुछ पाते, बहुत कुछ गंवाते हैं। ला शत्रुज में जो पाया उसके लिए गहरी कृतज्ञता मन में है, और जो गंवाया उसकी गहरी पीड़ा भी। अब अशोक वाजपेयी द्वारा अवेन्यू में रहकर जो कविता लिखी गई उसको पढ़ते हैं, उसको समझते हैं। प्रतीक्षा करते हैं पत्थर, किसी देवता या काल की नहीं, पता नहीं किसकी प्रतीक्षा करते हैं पत्थर। धीरज से रेशा रेशा झीरते हुए, शीरा शीरा छिपते हुए प्रतीक्षारत रहते हैं पत्थर। मेह गिरता है, सूखी पत्तियां, धूप गिरती है आवाजें, भाए भाए करता रात का बियाबान और अंधेरा। अपने अभेद हृदय में कोई प्राचीन धुन दोहराते हुए प्रतीक्षा में बैठे रहते हैं पत्थर। हरे सपने, भूरी पहेलियां, पीला पड़ता समय, छिजती भाषा, आदिम अंधेरा, सब घेरता है पत्थरों को। पर अपलक बाट अगोरते एक बेहदी चौगान में खड़े रहते हैं पत्थर। बिना माथा झुकाए प्रार्थना करते हैं पत्थर, बिना पसीजे कामना करते हैं पत्थर, बिना शब्द कविता लिखते हैं पत्थर। पता नहीं किसकी प्रतीक्षा करते हैं पत्थर। अशोक वाजपेयी द्वारा अवेन्यू में रहकर जो लेख लिखा गया, नदी के किनारे भी नदी है, उसके बारे में जानते हैं। यहां पास में ही रोन नदी है, इस तरफ विलानोवा और दूसरी ओर अवेन्यू। अभी नहीं पर पिछले वर्ष हम कुछ देर तक उसके तट पर बैठे थे। अगर जल प्रवाह को एक टक देखते रहो तट पर बैठे तो कई बार लगता है कि जल स्थिर है और तट ही बह रहा है। नदी तट पर बैठना भी नदी के साथ बहना है। कई बार नदी स्थिर होती है, हम तट पर बैठे रहते हैं। नदी के पास होना नदी होना है। विनोद कुमार शुक्ल अपनी एक कविता में नदी चेहरा लोगों से मिलने जाने की बात कहते हैं। शायद सिर्फ नदी किनारे रहने वाले ही नदी चेहरा नहीं हो जाते,
हम जो कभी कभार और थोड़ी देर के लिए नदी किनारे जा बैठ पाते हैं, हम भी कुछ देर के लिए ही सही नदी चेहरा हो जाते हैं। नदी किसी को अनदेखा नहीं करती, वह सबको भिगोती है, अपने साथ करती है। थोड़ी सी देर के लिए भी गए नदी की बिरादरी में शामिल हो जाते हैं। नदी के समान ही कविता सदियों से हमारे साथ रही है। उसमें न जाने कहां कहां से जल आकर मिलते और विलीन होते रहते हैं। वह सागर में समाहित होती रहती है हर दिन ही, पर उसमें जल का टोटा नहीं पड़ता। कविता में भी न जाने कहां से कैसी कैसी बिंब मालाएं, शब्द भंगिमाएं, जीवन छवियां और प्रतीतियां आकर मिलती और तदाकार होती रहती है। जैसे नदी जल रिक्त नहीं होती, वैसे ही कविता शब्द रिक्त नहीं होती। न नदी के किनारे न ही कविता के पास हम तटस्थ रह पाते हैं। अगर हम खुलेपन से गए हैं तो हम उसकी अभिभूत से बच नहीं सकते। नदी और कविता में हम बरबस ही शामिल हो जाते हैं। जैसे हमारे चेहरों पर नदी की आभा आती है, वैसे ही हमारे चेहरों पर कविता की चमक। निरंतरता नदी और कविता दोनों में हमारी नश्वरता का अनंत से अभिषेक करती है। एक कविता पंक्ति है, कैसी तुम नदी हो, उत्तर हो सकता है जैसी तुम कविता हो। तो ये अशोक वाजपेयी की अवनियों में रहकर लिखी गई कुछ दस्तावेज है, कुछ कविता, कुछ लेख, जिसके बारे में इस अध्याय में चर्चा है। अब अगले वीडियो में अगले अध्याय यानी 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए, ये बिहार बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए अगली अध्याय लेकर आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत